हेलो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स सीएसआर नेट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जितना भी कम्प्लीटली सिलेबस है सीएसआर नेट एग्जामिनेशन में, जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड है, तो उनको मैं प्रॉपर्ली सीक्वेंस वाइज उसकी स्टडी में आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या था। वो मैंने अभी 1 मिनट की 1.5 मिनट की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सिलेबस बता चुका था। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, या मैं इसका एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा सीएसआर नेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट में फर्स्ट लेक्चर वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेक्चर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पेरियोडिसिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमें पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्वांटम नंबर पढ़ने होते हैं, नोट्स पढ़ने होते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ नोट्स कितने होते हैं। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम, जो ऑर्बिटल एटम की जो फिलिंग्स होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी नॉर्मली इंट्रोडक्शन इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर हमें क्वेश्चंस का पता चलेगा कि क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम की अगर हम बात करें, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, तो अगर हम बात करें कि एटम, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है कि एटम जो होता है एक एलिमेंट की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है जो एलोन भी एग्जिस्ट कर सकती है, किसी अदर केमिकल के कॉम्बिनेशन या किसी अदर एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करके भी वो एग्जिस्ट कर सकती है। वो एलिमेंट जो एटम होता है, एटम को एलोन एग्जिस्ट करने की भी कैपेसिटी होती है, एलोन भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, इलेक्ट्रॉन, जीनोन, या कोई सा भी एक एलिमेंट्स मान लीजिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ये एलोन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, किसी सेम मॉलिक्यूल या अदर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के द्वारा भी एग्जिस्ट करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम क्या तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद करते हैं हम स्टडी ऑफ एटम में। जो एटम होता है, एटम में हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की स्टडी हम एटम में करते हैं, मेन ग्रुप की स्टडी भी हम एटम में ही करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी भी हम एटम में करते हैं। अब एटम में जो होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बेस पर जो स्टडी की जाती है केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन की स्टडी की जाती है। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले वैल्यू लिखी हुई है, जो इलेक्ट्रॉन की कुछ वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन की अगर चार्ज वैल्यू की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, प्रोटॉन की वैल्यू अगर बात करें प्लस 1.602 × 10⁻⁻19 होती है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की बात करें माइनस 1.602 × 10⁻19 होती है। 9 नहीं होता, 19 होता है, यहाँ पे थोड़ी सी लिखा हुआ। न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 होती है। कि प्रोटॉन की वैल्यू, नॉर्मली वैल्यू क्या होती है, 1.602 × 10⁻19 होती है, जो प्लस में होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस 1.602 × 10⁻19 होती है, न्यूट्रॉन 0 होता है। अगर हम चार्ज की बात करें, प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, न्यूट्रॉन पे 0 होता है। वहीं उसके रेसिस्टेंस मास की अगर हम बात करें, रेसिस्टेंस मास जो होता है, किसी भी प्रोटॉन का मास मान लीजिए 1.673 × 10⁻27 होता है। कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कि 1.673 × 10⁻27 होता है, या 1.673 × 10⁻27 होता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन के मास की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस मास की बात करें, 9.109 × 10⁻31 होता है, 9.109 × 10⁻31 होता है। न्यूट्रॉन के रेजिस्टेंस मास की अगर हम बात करें, 1.675 × 10⁻27 होता है। ये मोस्टली जो है ना, ये आपको फिजिक्स में देखने को मिला। जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि प्रोटॉन की वैल्यू बता दीजिए 1.602 होती है, जो प्लस में होती है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.602 × 10⁻19 जो माइनस में होती है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। रेजिस्टेंस मास की बात करें, किसी प्रोटॉन का रेजिस्टेंस मास जो होता है 1.673 × 10⁻27 होता है। वहीं अगर हम बात करें किस इलेक्ट्रॉन के रेजिस्टेंस मास की बात करते हैं, 9.109 × 10⁻31 होता है, 9.109। आप देख लेना, इतना ही इसका रेजिस्टेंस मास मिलेगा। न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.675 × 10⁻⁻27 होता है। रिलेटिव मास की बात करें
प्रोटॉन का 837 आता है, इलेक्ट्रॉन का 1 आता है, न्यूट्रॉन का 839 आता है। अब देखिए वैल्यू जो लिखे है ना, सिर्फ इसको रिकॉल कर लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये डायरेक्ट ये भी पूछ जाता है कि प्रोटॉन का आप कि प्रोटॉन की नॉर्मल वैल्यू बताइए, प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, उसका रेजिस्टेंस मास क्या होता है, उस पर चार्ज कैसा होता है, +1 होता है, -1 होता है प्रोटॉन पे, रिलेटिव मास बता दीजिए। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हालांकि ये 4 नंबर में ही पूछा जाता है। जो एटॉमिक केमिस्ट्री होती है, एटॉमिक केमिस्ट्री पीरियोडिसिटी सिर्फ 4 मार्क्स में ही पूछी जाती है। तो यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे हमें जो सिंबल लिखा हो, जो एटम होता है, एटम पे एक तो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। Z को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, A को हम एटॉमिक मास कहते हैं, E क्या होता है, सिंबल होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, सिंबल होता है। अब किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं, जितने उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सोडियम की बात करें, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 11 ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन के इक्वल होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। प्रोटॉन के नंबर जितने होंगे वही एटॉमिक वेट होगा या एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक वेट तो लगा जाएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। वही एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, जो ए होता है, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस कर लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करने पे जो वैल्यू आती है वही एटॉमिक वेट होता है या एटॉमिक मास होता है। मास नंबर को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जो क्वालिफाई किया जाता है A-Z, एटॉमिक नंबर्स में से एटॉमिक माइनस को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होती है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, जब एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास में से माइनस किया जाता है, जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, जो बेसिक है ना उससे लेकर चल रहा हूँ। अभी ये यहाँ पर आएगी, जब क्वेश्चन आगे बनेंगे ना, उससे थोड़ा हमें बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने नॉर्मली दिया, सोडियम जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, एटॉमिक वेट 23 होता है। अब इसे हमें न्यूट्रॉन का पता करना है कि सोडियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं। एटॉमिक नंबर को एटॉमिक वेट में से माइनस कर दीजिए, जो एटॉमिक मास है उसमें से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वही न्यूट्रॉन होता है। 12 कि सोडियम में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 12 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम नंबर, किसी भी एटम का जो क्वांटम नंबर होता है। अब क्वांटम नंबर जो होता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं, तो क्वांटम नंबर का क्या यूज किया जाता है। क्वांटम नंबर एक प्रिंसिपल सेट होता है, फोर क्वांटम नंबर का एक सेट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और प्रिंसिपल सेट होता है एक, जिसमें 4 टाइप के क्वांटम नंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। क्वांटम नंबर इज ए प्रिंसिपल सेट ऑफ 4 quantum number. There are 4 type of quantum number. सबसे पहले तो हम इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर आ जाता है, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इनका अलग अलग वर्क होता है। वर्क क्या होता है ये मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर की अगर बात करें, क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल सेट होता है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 4 क्वांटम नंबर का सेट होता है, जिसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर m से डिनोट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट किया जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर को s से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिंक दिया था, ये रहा LMS। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, जिसको l से डिनोट किया जाता है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। जैसा भी मैंने पढ़ा था कि कोई एटम का जो साइज होता है KLMN, इन सेल में K सेल में, L सेल में, M सेल में और N सेल में डिवाइडेड होता है।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट एड्रेस द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताता है, गिव द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ द सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है किस ऑर्बिटल सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ दूसरा चीज लिखा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को भी हमें बताता है, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको n से डिनोट किया जाता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं हो सकते, कैन नॉट बी जीरो। नंबर कैन बी 1 2 3 4 5 बट कैन नॉट बी जीरो। ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखा दिया कि ये प्रिंसिपल, ये क्या है, एक तरीके का एटम है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्वांटम नंबर के बेस पे हमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के सेल में होता है उसका क्वांटम नंबर अलग होता है, कि जब क्वांटम नंबर 1 आता है तो के सेल में होता है, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो 4 प्रकार की किसी भी एटम के पास ये सेल प्रेजेंट होती है, के, एल, एम, एन। ठीक है, अगर के सेल, यदि क्वांटम नंबर n = 1 होता है तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के सेल में प्रेजेंट होता है। क्वांटम नंबर n = 2 होता है तो हमें पता चलता है कि l सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। n = 3 होता है क्वांटम नंबर तो पता चलता है कि m सेल में प्रेजेंट होता है। n = 4 होता है तो पता चलता है कि n सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। k में 1, l में 2, m में 3, n में 4 होता है। Where n number increase, when number of n increase, then size of atom increase। उसने कहा कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है। देखिए n नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, n नंबर इंक्रीज होने के बाद क्या हो रहा है, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन k में प्रेजेंट है, क्वांटम नंबर n = 1 है तो k में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एटम का साइज छोटा है, l में भी छोटा है, m में भी छोटा है, n में सबसे बड़ा है, n से छोटा m है, m से छोटा l है, l से छोटा k है। ओके, अब यहाँ पे हमने एक चीज लिखी यहाँ पर जो कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि के सेल जो होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैलकुलेट द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेल। अब जो सेल होती है सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अब उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2n²। 2n² क्या होता है, 2 × n²। 2 × n² क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पे किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नंबर के बेस पे क्या होता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया जाता है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट होता है। अब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको एक फॉर्मूले के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, जो फॉर्मूला 2 × n² होता है। n क्या है, यहाँ पे क्वांटम नंबर है, n क्या है, क्वांटम नंबर है। ये भी कह सकता है सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसको कैलकुलेट कीजिए, या n = 2 में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन how many electron are present in n = 2, n = 3, n = 4 कि क्वांटम नंबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बता दीजिए। पहले हम सेल का पता करेंगे फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पता करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो यहाँ पे n = 1 की अगर हम बात करें, n = 1 के सेल होती है हमें पता है, यहाँ पे 1 रख लीजिए। जब 1 की गुणा 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर करने में क्या आता है, 1 ही आता है, 1 कम 1, तो 2 कम 2। के सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसको हम s ऑर्बिटल भी कह देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं के सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यदि n = 2 हो तो l सेल होती है 2 × n², 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन। l सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, s तथा p, s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। उसी प्रकार यदि क्वांटम नंबर n = 3 होता है तो क्वांटम नंबर 3 होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है m सेल में प्रेजेंट होते हैं। जब m सेल में प्रेजेंट होते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन m सेल, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्वांटम नंबर n = 3,
तो 2 इंटू एन स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 के 9 9 दूनी 18। एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एसपीडी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी में 10 हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो एम सेल होती है। फिर उसके बाद करते हैं एन इज इक्वल टू 4 की। अगर हम बात करें कि एन इज इक्वल टू 4 में, एन इज इक्वल टू 4 यदि क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 4 हो तो इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रेजेंट होगा, सॉरी सेल में प्रेजेंट होगा, ऑर्बिटल सेल जो होगी एन होगी, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, 2 इंटू एन स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का जब स्क्वायर करते हैं 4 4 16, 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉन एन सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एसपीडीएफ कहते हैं। यहाँ पे एस ऑर्बिटल भी आ जाएगा, पी ऑर्बिटल भी, डी भी, एफ भी। 18 18 14 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वहीं n इज इक्वल टू 5 आ जाए तो 2 इंटू एन स्क्वायर करना होगा, n इज इक्वल टू 6 भी आ सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेना होता है, सब सेल को सब n इज इक्वल टू 4 ही आता है, 5 वगैरह नहीं आता है मोस्टली, क्योंकि के एलिमेंट 3-4 सेल में देखने में, के सेल, एम सेल, एन सेल, एम सेल, एन सेल, एसबीडीएफ। क्योंकि जो ऑर्बिटल होते हैं, कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे 4 टाइप की हमें सेल देखने को मिलती है। ये क्वांटम नंबर के बेस पर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट होता है और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा ना तो उसमें थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि जो क्वांटम नंबर होता है सेल के बारे में इंफॉर्मेशन, कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्बिटल की सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये K11 क्या थी, सेल थी। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो होता है वो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि जो शेप ऑफ ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है, शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है। सेल के बाद सबसेल आती है कि किसी भी ऑर्बिटल की सबसेल क्या होती है। अब सबसेल को एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको एल से डिनोट किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है n-1। यदि मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 है तो n-1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। n-1 जब 4-1 किया जाएगा तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ना, 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा। अब जब एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर 3 होगा, उसके बेस पे हमें पता चल जाएगा कि सबसेल जो है ये वाली सबसेल प्रेजेंट है। सबसेल जो होगी एसपीडीएफ क्या है, सबसेल है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, एसपीडीएफ सबसेल है। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या देता है, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ सबसेल। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल की शेप के बारे में तुम्हें जानकारी देता है या शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है। सबसेल की जो शेप होती है उसके बारे में आपको बताता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जनरली फॉर्मूला दिया जाता है n-1 इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू क्वांटम नंबर होता है, n इज इक्वल टू 2 हो 2-1 कर दीजिए, 1 आ जाएगा। 1 को p से जो 1 होता, यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 आता है तो उसके लिए p सबसेल होती है, l इज इक्वल टू 0 आता है तो s सबसेल होती है, l इज इक्वल टू 2 आता है तो d सेल होती है, l इज इक्वल टू 3 आता है तो f सेल होती है, l इज इक्वल टू 4 आता है तो f सेल होती है। तो s p d f g h i j, तो इस तरीके की सेल प्रेजेंट होती है जो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बेस पर हमें आइडेंटिफाई कर ली जाती है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी भी ये ऑर्बिटल की सबसेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, n-1 होता है। जो भी क्वांटम नंबर होगा उसमें से एक माइनस करने में जो वैल्यू आती है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा भी है, एक मिनट दिखा देता हूँ फॉर्मूला किस तरीके से मैंने लिखा। n-1 फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। यदि n इज इक्वल टू 1 हो तो 1 में से 1 माइनस करिए तो 0 आ जाएगा, जहां पे सबसेल s हो जाएगी। यदि क्वांटम नंबर 2 हो तो n-1 करने पे 2-1 होगा तो इज इक्वल टू 1 बचेगा। 1 यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है तो जो सबसेल होती है p होती है, s का मैंने बता दिया। n इज इक्वल टू 3 हो, 3-1 करने पे 2 होगा। t यदि 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, l इज इक्वल टू 2 होगा तो d सबसेल होगी, l इज इक्वल टू 3 होगा तो f सेल होगी।
और L इज इक्वल टू 4 होगा तो एफ जी सेल होगी, L इज इक्वल टू 5 होगा तो एच सेल होगी। इस तरीके से सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई करता है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर 0 यदि वैल्यू L की वैल्यू 0 S 1 हो तो P 2 हो तो D, फिर L की वैल्यू 3 हो तो F, L की वैल्यू 4 हो तो G, तो ये हो तो यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब हमें शेप का हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किसी की S की शेप क्या होती है, P की शेप क्या होती है। अभी सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि जब क्वांटम नंबर का हमें पता चल गया, फिर उसके बाद जेमेथल क्वांटम नंबर को हमने आइडेंटिफाई किया। जेमेथल क्वांटम नंबर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सबसेल का पता चल गया कि सबसेल एसपीडीएफ। अब सबसेल के हमें शेप का पता करना होता है, फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। अब हमें इसके शेप का पता करना होता है कि एस की शेप क्या होती है, पी की शेप क्या होती है, डी की शेप क्या होती है, एफ की। देखिए एस क्या होता है, स्पेरिकल होता है। एस क्या होता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। स्पेरिकल होने की वजह से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसको कहीं से भी आप कट कर लीजिए, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। यहाँ जब आप सेंटर ऑफ जब बीच से पीछे की ओर जाते हैं तो सेम चीज मिल जाती है, आगे की ओर जाते हैं क्योंकि सर्किल होता है। क्या होता है, स्पेरिकल होने की वजह से सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसको हम जिरेट कहते हैं। यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है जिसको हम जिरेट कहते हैं। वही पी की अगर हम बात करें, पी डबल शेप का होता है जहां पे एक साइड में नेगेटिव साइन होता है, दूसरी साइड में पॉजिटिव साइन होता है। यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, यहाँ से इस साइड में पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, इस साइड में तो नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है उसको क्या कहते हैं, अनजिरेट कहते हैं। वहीं डी शेप की अगर बात करें, डी शेप डबल डबल शेप होती है जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होती है, यहाँ से कट करने में एक हिस्सा मिल जाए, यहाँ से कट करने में भी आपको तब की चीजें मिल जाएगी। लेकिन इसको जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव की साइड में रख लीजिए, नेगेटिव को नेगेटिव की साइड में रख लीजिए। जो मैंने इस तरीके से दिखाया ना, ये वाला पॉजिटिव यहाँ ले लीजिए, नेगेटिव ऊपर की साइड में ले लीजिए। ये नेगेटिव पॉजिटिव ये वाला आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव वाला नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव से पॉजिटिव की साइड जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव की साइड जाओगे तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो जो डबल डबल शेप होती है, डी ऑर्बिटल जो होता है, डी सबसेल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसको हम जिरेट कहते हैं। वहीं अगर हम डी के बाद एफ की बात करें, एफ जो होती है रोजेस शेप होती है, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है। रोजेस शेप होने की वजह से क्या होती है, रोज लाइक स्ट्रक्चर होता है। रोज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, जिसको अनजिरेट कहते हैं। जिरेट तथा अनजिरेट के बेस पर ही हमें पता चलता है कौन सी सेल, कौन सा अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, कौन से ही फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिरेट टू अनजिरेट जाता है, अनजिरेट टू जिरेट जाता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पहले एस ऑर्बिटल में, एस से पी में गया, फिर या पी से एस ऑर्बिटल में गया, या पी से डी में गया, डी से पी ऑर्बिटल में गया, डी से एफ में गया, या एफ से डी में गया, तो इस टाइप के ट्रांजिशन को अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होता है, एस से पी ऑर्बिटल में होता है, पी से एस ऑर्बिटल में होता है, या पी से डी ऑर्बिटल में होता है, या डी से पी ऑर्बिटल में होता है, डी से एफ ऑर्बिटल में, या एफ से डी ऑर्बिटल में। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, जिरेट टू अनजिरेट या अनजिरेट टू जिरेट हो रहा है। तो क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। यदि जिरेट टू जिरेट होता है या अनजिरेट टू अनजिरेट होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मान लीजिए एस से डी ऑर्बिटल में गया, पी में नहीं गया है, या पी से डायरेक्ट एफ में गया है, डी ऑर्बिटल में नहीं गया है, को लीव कर दिया उसने, तो इस टाइप के ट्रांजिशन को क्या कहा जाता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है। ये चीज यहाँ पे मैंने लिखी, यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिरेट टू अनजिरेट होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा, या अनजिरेट टू जिरेट होगा। यदि जिरेट टू जिरेट होगा तो उसको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाएगा, या अनजिरेट टू अनजिरेट होगा तब भी उसको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाएगा। अलाउड ट्रांजिशन को +-1 से शो किया जाता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन को +-2 से शो किया जाता है। वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए जब S से P में जाता है, जब 0 से 1 को माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, यहाँ पे +-1 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जो अलाउड ट्रांजिशन दिखा था। जब P से D में जाता है, 2 से 1 को माइनस करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा, तो यहाँ पे भी अलाउड ट्रांजिशन होता है। जब D से F में जाता है, 3 में से 2 को माइनस करिए तब भी 1 देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। 3 में से 2 घटाने में क्या होता है, 1 बचता है ना, +-1 होता है। तो ये क्या होते हैं, जिरेट होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन होते हैं।
लेकिन जब हम बात करते हैं जीरेट, तो जीरेट जाता है जब डायरेक्ट जीरो में से दो को प्लस कर दिए, जीरो में से दो को जब माइनस करो सिर्फ दो तुम्हारे पास बचता है, प्लस माइनस टू आता है, तो अनजीरेट कहते हैं। जब पी से डायरेक्ट एफ ऑर्बिटल में जाता है, पी कितना होता है, वन होता है, तीन में से वन माइनस करने पे क्या मिलेगा आपको, दो मिलेगा। पी से एफ में जाने पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पी ऑर्बिटल से एफ ऑर्बिटल में होता है, तो प्लस माइनस टू होने की वजह से क्या हो जाता है, ये एफ ऑर्बिटल ट्रांजिशन होता है। तो ये भी सिर्फ इसको रिकॉल कर लीजिए या उतार लीजिए, देखिए नोट्स बना लीजिए, जैसा भी आप कर सकते हो, जैसे तुम्हें इजी लगे उस तरीके से कर लीजिए। जब भी क्वेश्चंस देखोगे ना उसके बेस पर आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चंस में भी दिखा दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने बता ही दिया। तो अब हम बात करते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हमने एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होता है इसके बारे में पता चला कि वो किसी भी ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है और शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हमने सबसेल को क्वांटम नंबर से किस तरीके से निकालते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए फॉर्मूला दिया गया था। तो हमने सबसेल का आइडेंटिफाई किया, सबसेल के बाद उसकी शेप को आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद जीरेट अनजीरेट को, अलाउड ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन को आइडेंटिफाई किया। अब उसके बाद क्या था, ये सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको आइडेंटिफाई करिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, कि ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में प्रेजेंट हो जाते हैं। एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में कितने आएंगे, डी में, एफ में, जी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है 2l+1। क्या फॉर्मूला दिया गया, 2l+1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सबसेल। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, क्या दिया गया है, 2l+1। अब देखिए l इज इक्वल टू 0, तो सबसेल क्या है, एस है, या एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है एल की वैल्यू, एस के लिए एल की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। 0 को यहाँ पुट करिए, 2 इंटू 0, जब 2 की गुणा आप 0 से करते हैं 0 ही बचता है, कुछ नहीं बचता है। यहाँ पे +1 होता है, +1 ही आ जाएगा, 2 की गुणा 1 से करने पर 2 आएगा। तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम बात कर रहे थे हाँ 2l+1, तो इसका कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यदि एंगुलर मोमेंटम नंबर जो होता है 1 होता है, तो हमें पता है इसका सबसेल p होती है, p सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, p का हमें एंगुलर मोमेंटम नंबर पता होता है, l = 1 होता है, जो मैंने भी बता दिया था। तो l की वैल्यू यहाँ पर रखिए, 2 × 1, 2 × 2 +1, 3 होगा, 3 3 2 6, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी प्रकार d इलेक्ट्रॉन की, अगर d ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, डी सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2 होती है, हमें पता है। 2 यहाँ पर रखिए, 2 दूनी 4, 4 + 1 5, 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो गए। एफ की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। नहीं, जी की अगर बात कर रहे हैं, जी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जी के लिए एल की वैल्यू 4 होगी। 4 को यहाँ रखिए, एल की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 + 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। इसी प्रकार जी के बाद एच ले लीजिए, एच के लिए एल की वैल्यू 5 होगी। तो मतलब एल की वैल्यू 6 भी दे सकता है, 7 भी, कुछ भी दे सकता है, सिर्फ वो तुम्हारा माइंड चेक करने के लिए कि बता दीजिए इस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, 2l+1, एंगुलर मोमेंटम के लिए 2l+1। क्वांटम नंबर के बेस पे जब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2n², फॉर्मूला याद करिए, उसके बेस पे इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली इसी बेस पे पूछ लिया जाता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल, ये तो हो गया। कैलकुलेट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, ये भी गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट इन सबसेल। अब देखिए, विच आर प्रेजेंट इन सबसेल, जो सबसेल में प्रेजेंट होता है, सबसेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जैसे px, py, pz होता है। डी में 5 ऑर्बिटल आ जाते हैं, dxy, dx, dy, dz, dx2, dy2, dz2। इसी प्रकार से f ऑर्बिटल में होते हैं, f सेल में भी ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल
ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट इन सबसेल। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ऑर्बिटल के बारे में हमें जानकारी देता है, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल जो सबसेल में प्रेजेंट होते हैं, या गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन कि किसी भी सबसेल का ओरिएंटेशन कितना होता है उसके बारे में हमें जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या जानकारी देता है हमें कि किसी भी सबसेल में क्या उसका क्या ओरिएंटेशन होता है, या उसमें जो ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं किसी भी सबसेल में, उसके बारे में हमें कैलकुलेट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो इंफॉर्मेशन दे देता है। उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है 2l+1। 2l+1। अब जब l की वैल्यू हमें पता चला कि जो p होता है, p के लिए l की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। p के लिए l की वैल्यू 1 ही तो आती है, तो l यहाँ पे 1 रखिए, l की यहाँ 1 रखिए, 2 कम 2 +1 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ms इजिकल टू 3 तो चल जाएगा 3 ओरिएंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। l इजिकल टू 3 रखिए, 3 दूनी 6, 6 + 7 7 ओरिएंटेशन f ऑर्बिटल में हमें देखने को मिल जाते हैं। 7 ओरिएंटेशन प्रेजेंट होते हैं, मतलब 7 टाइप के ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस तरीके से होता है आगे देख लीजिए, यहाँ ओरिएंटेशन को यहाँ देख लीजिए, l इजिकल टू 0, l इजिकल टू 1, l इजिकल टू 2, l इजिकल टू 3 एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। s की वैल्यू 0, t की 1, d की 2, t फिर f के बाद क्या है 3 है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला दिया 2l+1। l की जगह 0 रखिए, 0 की 2 से गुणा करिए, कितना आएगा 0 आएगा, +1 करने पर +1 आता है, तो +1 0 का जो सबसेल होती है s होती है, s का जो ओरिएंटेशन होता है 1 होता है, जो स्फेरिकल होता है। l इजिकल टू 1 की अगर हम बात करें, l इजिकल टू 1, 2 कम 2 +1 3 ओरिएंटेशन हमें देखने को मिल जाता है। 3 टाइप के ऑर्बिटल p सबसेल में प्रेजेंट होता है, px py pz। ओके, l इजिकल टू 2, d ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 2 किसके लिए आता है, d सबसेल के लिए आता है, 2 दूनी 4 +1 5 ओरिएंटेशन हमें देखने को मिल जाता है। 5 टाइप के ऑर्बिटल हमें d ऑर्बिटल में देखने को मिलते हैं। 5 टाइप के ऑर्बिटल मिलते हैं, dx डिवाइड dz, dx स्क्वायर डिवाइड का dz स्क्वायर। जब मॉलिक्यूलर CFT क्रिस्टल फिट थ्योरी पढ़ते हैं हम, और क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, CFT पढ़ते हैं, उसमें जो स्प्लिटिंग d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग t to z इजी सेट में आ जाती है। इजी सेट में 2 ऑर्बिटल होते हैं, तो t to z सेट में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। l इजिकल टू 3 की अगर हम बात करें, 2 × 3 प्लस है, l की वैल्यू क्या है 3 है, 3 × 6 + 7 ओरिएंटेशन हमें f ऑर्बिटल में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ऑक्सीडेंट जहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, यहाँ पे +3 तक देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर +2 देखने को मिलता है, यहाँ पे +1 देखने को मिलता है, -1 +2 या -2 +3 या -3। यहाँ तक हमें सिर्फ जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है हमें सिर्फ यही देखने को हमें मिलता है। ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल px py pz, ये सबसे इसकी शेप हो गई, जो p ऑर्बिटल की जो शेप होती है इस तरीके से आगे px py pz। 5d ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, t to z इजी सेट होता है, इजी सेट एक्सियल होता है, t2g सेट नॉन एक्सियल होता है, नॉन एक्सियल बिटवीन द एक्सिस होता है इलेक्ट्रॉन, इजी सेट में ऑन द एक्सिस होते हैं, इसलिए इसको एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, स्पिन क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, जिसको एस से डिनोट किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। यदि क्लॉकवाइज होता है +1/2, स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होता है यदि क्लॉकवाइज होता है। यदि एंटी क्लॉकवाइज होता है तो -1/2 होता है, -1/2। यहाँ पे 2p3 में दिखाया है, मतलब